वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन देखा था। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन। हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस क्या होते हैं, पुश और पुल, फोर्सेस की बैलेंसिंग, ये सारी चीजें देखी थी। आपको पता होगा शायद, और मैं आशा करता हूँ आप भूले नहीं होंगे और आपने रिवाइज भी किया होगा। आज हम लोग थोड़ा सा और अपग्रेडेड वर्जन में पढ़ने जा रहे हैं। हमने लीनियर मोमेंटम भी देखा था। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द लीनियर मोमेंटम। तो हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अच्छा बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं तो उसको आपकी बुक में फोर्सेस नाम से भी दे रखा है, तो कंफ्यूज मत होना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करें। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि बेटा तुम लोगों ने ये समझा था कि मान लो मैंने बोला एक बॉडी है, क्या ये एक बॉडी, इस बॉडी पे एक फोर्स लगा F1 और एक फोर्स लगा F2, और मैंने तुमसे बोला F1 F2 से ज्यादा है। मैंने बोला F1 F2 से ज्यादा है। मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि सपोज बच्चों F1 F2 से ज्यादा है, और तुम मुझे बताओ सोच के कि यार बॉडी किधर जाएगी, राइट की तरफ जाएगी या लेफ्ट की तरफ? जल्दी से बता दो, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? राइट की तरफ, और एक्सेलरेट होगी ए एक्सेलरेशन से। बहुत सिंपल सी बात है। तो तो भाई एफ इधर एक्सेलरेट होगी, तो क्योंकि भाई F1 F2 से बड़ा है तो बॉडी विल एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है मैंने बताया था तुम लोगों को। जब बॉडी पे फोर्स लगता है तो फोर्स की वजह से क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है बॉडी में, कि स्पीड में चेंज आता है, और अगर स्पीड में चेंज आएगा तो क्या होगा, उसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा। लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा। एग्री करते हो कि नहीं? अगर यहां तक सबको समझ में आ रहा है तो ठोको यो। अगर यहां तक सबको समझ में आ रहा है तो ठोको यो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ब्रो, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बेसिकली यार न्यूटन के बारे में बात करें तो न्यूटन के तीन लॉ हैं। न्यूटन के तीन लॉ हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का पहला लॉ क्या था? पहला लॉ न्यूटन ने क्या दिया? इस लॉ को बेटा एक चीज और बुलाते हैं, इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो कि तुम लोगों को, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तुम 4 दिन से नहीं पढ़े। अब 5वें दिन एकदम से पढ़ने का मन करेगा क्या? 4 दिन से तुम 12 बजे सो के उठ रहे हो, सुबह 7 बजे क्लास रख दी जाए तो उठने का मन करेगा क्या? यस और नो? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दो, फिर मैं मानूंगा। यस और नो? अगर तुम डेली 12 बजे उठ रहे हो और तुमको मैं एकदम से 7 बजे उठा तो नहीं उठेगा ना। वो क्या है? इनर्शिया। तुम्हारे बॉडी का एक ऐसा ऑपोजिंग फोर्स जो तुमको तुम्हारे स्टेट को चेंज करने से मना करे। तुम्हारे बॉडी के अंदर का एक ऐसी ऑपोजिंग वाली प्रॉपर्टी जो तुम्हारे बॉडी के स्टेट को चेंज करने से मना करे। जैसे मान लो एक बॉडी चल रही है, तो वो चलती जाना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती। एक बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी होना चाहती है, वो रुकी रहना चाहती है, वो चलना नहीं चाहती। तो ये जो अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इन सब चीजों को नहीं चाहना, चाहना जिसे कहते हैं, दैट इज इनर्शिया, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट। जल्दी से इनर्शिया की पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। इनर्शिया की डेफिनेशन लिखेंगे। इनर्शिया की डेफिनेशन जल्दी से लिखो, जल्दी से इनर्शिया की डेफिनेशन लिखो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी by virtue of which it opposes the change in state। मैं लिख सकता हूं, if body is in rest, if body is in rest, it always
it always wants to remain in rest. बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहती है, remain in rest. समझ में आया? If body is in motion, if body is in motion, it always wants होगा यार, wants to remain in motion. कोई दिक्कत? भैया चेंज मत करो, जो भी करना बस बदलना मत भाई, जैसे हैं वैसे रहने दो, हम जैसे हम खुश हैं. ये वाला जो टेंडेंसी होती है इसको बोलते हैं बेटा, this tendency is called as inertia. बात समझ में आई? जैसे एक टर्म आता है, एक टर्म तुम लोगों ने सुना है, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, एक टर्म होता है स्लीपिंग इनर्शिया. स्लीपिंग इनर्शिया क्या होता है? अच्छा, तुम में से कितने प्रतिशत लोग बेड से सो के उठने के बाद कम से कम 15 मिनट बेड पे पड़े रहते हैं, उठने का मन ही नहीं करता है, नींद खुल गई तब भी 15 मिनट तक बेड पे पड़े हुए हैं, अरे कोई मम्मी चाय ये वो इधर उधर. कौन कौन ऐसा है? जल्दी से टाइप यस कर दो कि अगर वो ऐसा है. अच्छा, तुम में से कौन कौन ऐसा है कि नींद आंख खुलते ही तुरंत एकदम से बेड से ऊपर उठेगा, वो नहीं सो सकता बेड पे, कि आंख खुली तुरंत बेड से उठना है? कोई नहीं है, सारे आलसी हो. तो कहने का मतलब मैं समझ गया, मैं तुम लोग की तारीफ ज्यादा नहीं कर पाऊंगा. स्लीपिंग इनर्शिया मतलब सो के उठने के बाद भी बेड पे लेटे रहना, मतलब भाई ये जगाओ मत, जगाओ मत. तो जगाओ मत, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्लीपिंग इनर्शिया बच्चों, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्लीपिंग इनर्शिया. तो इनर्शिया समझ रहे हो बात की नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, पक्का? अगर सबको समझ में आ रहा है तो ठोको जो, फिर आगे बढ़ते हैं. न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में और चर्चा करेंगे बच्चों. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, वेरी गुड. अच्छा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ने क्या बोला पता है? उसने बोला भैया दुनिया की कोई भी बॉडी, दुनिया की कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट पे रहेगी, मतलब इनर्शिया तब तक चेंज नहीं हो सकता, हम बेड से तब तक नहीं उठ सकते जब तक मम्मी आके डांट के मार के उठाए नहीं. बस न्यूटन की मम्मी एक दिन क्या हुआ, न्यूटन सो रहा था, उठ ही नहीं रहा था. न्यूटन चलो चाय पी लो, नहीं मम्मी. न्यूटन बेटा ब्रश कराओ, टाइम लेट हो रहा है, नहीं मम्मी. तुरंत मम्मी आई, न्यूटन लेटे हुए थे, तुरंत पीछे से लात मारी एक, अरे मम्मी क्या हुआ, और न्यूटन तुरंत उठ गया, तो जब न्यूटन तुरंत उठ गया तो तुरंत न्यूटन के दिमाग में आया, अरे यार भाई ये तो एक लॉ है, मम्मी आपकी वजह से मैंने एक लॉ डिस्कवर कर लिया. मम्मी ने बोला चलो वो सब तो ठीक है, जाओ ब्रश करके और नाश्ता करो. कहने का मतलब ये है कि दुनिया की कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट पे रहती है, तब तक मोशन पे रहती है, जब तक कोई उस पर बाहरी फोर्स ना लगे. बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चों? बोलो ब्रो. न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया पे बेस्ड है, तभी इसको क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया. एग्री करते हो कि नहीं? लिखो जल्दी से. अकॉर्डिंग टू, लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, everybody will remain in rest or motion until or unless an external force is applied on it. बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चों? अच्छा, मान लो तुम एक रोड पे ऐसे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, मान लो तुम एक रोड पे ऐसे गाड़ी चला रहे हो, ये रोड है, ठीक है, इस रोड पे ये देखो तुम्हारी गाड़ी है, और मैं ये मान रहा हूं, हालांकि ऐसा होता तो नहीं, मैं मान रहा हूं ये रोड स्मूथ है. स्मूथ का मतलब क्या हुआ बेटा?
फ्रिक्शन नहीं है, और तुमने इसकी स्पीड बहुत बढ़ा दी, मतलब एक बार तुम्हारी गाड़ी 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड में है, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड में हो, तो बताओ कैसे रोकोगे गाड़ी? गाड़ी रोकनी है तुम्हें, गाड़ी रोकनी है, गाड़ी रोकनी है, रोक पाओगे क्या? ब्रेक भी नहीं है, नो ब्रेक्स, गाड़ी रुकेगी क्या? नहीं। तुरंत क्या आएंगे? तुरंत क्या आएंगे? स्वयं श्री पवन पुत्र हनुमान जी, वो आ गए, और उन्होंने, तुमने उनको याद किया, वो आए, और उन्होंने तुम्हारी गाड़ी पे क्या लगाया? एक फोर्स, और उस फोर्स से वजह से तुम्हारी गाड़ी किस पे आ गई? रेस्ट पे। तो तब तक मोशन पे रहती, तब तक मोशन पे रहती जब तक कोई उस पे भारी फोर्स ना लगता। इनर्शिया समझ में आया? न्यूटन का पहला लॉ, सबको पहला लॉ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो नहीं न्यूटन फर्स्ट लॉ में बच्चों। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल सा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऐसा लॉ होता है जिसमें कोई बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी, तब तक मोशन पे रहेगी, जब तक कोई उस पे बाहरी फोर्स ना लगे। बोलो बोलो ठोको यो, ब्रो ठोको ठोको यो, जल्दी जल्दी, मैंने कहा जल्दी, ठीक है? चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। अब बताओ कौन सा लॉ है, क्या नाम है लॉ का? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन। न्यूटन सेकंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसको इसी कैटेगरी में रखता हूँ, उसी को। न्यूटन के सेकंड लॉ ने बोला बच्चों, अच्छा मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, तुम्हें याद होगा कि अगर कोई बॉडी है, उसका मोमेंटम कुछ है, मोमेंटम किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, क्या याद है? अगर है याद तो जल्दी से बता दो, मोमेंटम किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? पहला दो चीजों पे डिपेंड करता है, हिंट दे रहा, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है मोमेंटम? मास और वेलोसिटी, शाबाश, मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मोमेंटम, अगर मैं बॉडी में फोर्स लगाऊंगा तो मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं? अगर मैं बॉडी पे फोर्स लगा रहा तो मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, यस और नो। होगा, ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा? क्यों होगा मोमेंटम चेंज? सर जब आप फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम में भी चेंज होगा। सिंपल सी बात है सर। और मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम के फॉर्मूले में भी आता है, ठीक है भाई, मान गए बात तुम्हारी। अच्छा बताओ, एक बॉडी पे मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और एक बॉडी पे उतने ही सेम मास की बॉडी पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो किसमें तेजी से मोमेंटम चेंज होगा? जिसमें फोर्स ज्यादा है, या जिसमें फोर्स ज्यादा है या कम? किसमें ज्यादा तेजी से मोमेंटम चेंज होगा? और अरे सर जिसमें फोर्स ज्यादा है, और क्या, बस यही तो न्यूटन का सेकंड लॉ था। सिंपल सिंपल बात बोलते थे लेकिन सब नहीं बोल पाते थे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to the force applied. The rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. भैया ज्यादा फोर्स ज्यादा मोमेंटम में चेंज, समझ में आया? तो ज्यादा फोर्स लगेगा तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या हुआ? चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड। भाई ज्यादा फोर्स होगा तो जो 1 सेकंड में जितना मोमेंटम चेंज हो रहा है वो भी क्या होगा? ज्यादा। तो इसको फोर्स का एक यहां से एक फॉर्मूला बन गया, फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाय dt। लेकिन अगर ये नहीं पता तो इसको तुम डेल्टा p बाय टी लिख लो, ये भी तुम्हारे काम आ जाएगा। फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा p बाय टी, वेयर डेल्टा p इज द चेंज इन मोमेंटम। अच्छा मुझे, ओ ब्रो इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपा के रखी। डेल्टा p को क्या मैं लिख सकता हूं? m डेल्टा v लिख सकता हूं अपॉन टी। डेल्टा वी क्यों लिखा सर आपने? डेल्टा एम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है, चेंज तो वेलोसिटी हो रही है ना। डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज।
तो m डेल्टा v बाई टी। अच्छा, डेल्टा v बाई टी को मैं क्या लिख सकता हूं? तो f इज इक्वल्स टू क्या आ गया? m ए। f इज इक्वल्स टू क्या आ गया? m ए। इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डीप में जाएंगे। पहले इतना अगर समझ में आ गया तो जल्दी से मुझे सिग्नल दे दो कि तुम लोगों को आ गया है। सिग्नल, सिग्नल, यो वाला सिग्नल कि सर सब चंगा सी, सब समझ में आ रहा सी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग वैसे नहीं दिया, आलसी हो। अब न्यूटन सेकंड लॉ को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। न्यूटन सेकंड लॉ को और समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो अपने पास एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, और इस बॉडी पे मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि यार एक फोर्स F लग रहा है, ठीक है, ये मास है। अच्छा, एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? क्या कहते हो? एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। राइट की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा सर? जिधर फोर्स लगता है उधर एक्सेलरेशन आता है, इधर आएगा। न्यूटन ने बोला कि जो बॉडी पे नेट फोर्स लगता है, जो बॉडी पे नेट फोर्स लगता है, वो हमेशा माँ के बराबर होता है। माँ, ए माँ। जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? माँ के बराबर। वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, और a क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बात समझ में आया? न्यूटन ने बोला जब किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स लगता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? माँ के बराबर। किसके बराबर? माँ के बराबर। सर ये हमेशा होगा? हाँ भाई, ये हमेशा होगा। मान लो मैंने तुमसे बोला कि एक बॉडी है और इस पे एक फोर्स F1 लग रहा है और एक फोर्स F2 लग रहा है, और F1 F2 से ज्यादा है और बॉडी इधर जा रही है। F1 F2 से ज्यादा है और बॉडी इधर जा रही है। तो मुझे जल्दी से बताओ, F1 F2 से ज्यादा है तो बॉडी इधर जाएगी, तो नेट फोर्स बॉडी पे कितना होगा? नेट फोर्स बॉडी पे कितना होगा? जल्दी बताओ। एक इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, एक इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, रिजल्टेंट क्या होगा? 10 - 5। तो क्या नेट फोर्स F1 - F2 होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। अगर समझ में आ रहा है तो ठोको यो कि हाँ सर, नेट फोर्स की वैल्यू F1 - F2 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाबा न्यूटन ने बहुत सिंपल सी बात बोली कि बेटा जब नेट फोर्स जब भी निकालोगे उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? एम है बॉडी का मास और ए है एक्सेलरेशन। एम है बॉडी का मास और ए है एक्सेलरेशन। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई दिक्कत? F1, F2, F3, लेकिन बॉडी एक्सेलरेट हो रही है इधर। ओ भाई, बॉडी पे 3 फोर्स लग रहा है लेकिन बॉडी इधर जा रही है। सबसे मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है? कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है बताओ? F1। कौन डोमिनेट कर रहा है? F1 डोमिनेट कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा? F1 माइनस F2 प्लस F3। समझे? नेट फोर्स कितना होगा? F1 में F2 और F3 एक साथ हो गए, F1 से माइनस कर दिया, तो नेट फोर्स आया कि नहीं आया? बेटा इसमें किसी को डाउट हो तो जल्दी से बताओ मुझे। इसमें किसी को डाउट हो तो जल्दी से बताओ मुझे। नहीं है ना? नहीं है। और नेट फोर्स बाबा न्यूटन क्या कहा करते थे? नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा किसके बराबर? मेरी माँ अम्मा आ गया ठोको यूं। जल्दी से ठोक दो बेटा। समझ में आई बात? मजा आई? न्यूटन का सिंपल सा बहुत है। न्यूटन सेकंड लॉ को तुमसे बोले कि भैया न्यूटन के सेकंड लॉ ने बोला कि जो एफ होता है वो डेल्टा पी बाई टी होता है, उससे ये फॉर्मूला आ जाता है एफ इज इक्वल टू एम। ये बेसिकली आता है उसी से है, डेल्टा पी बाई टी से। नेट फोर्स हमेशा माँ के बराबर होता है, नेट फोर्स हमेशा एम ए के बराबर होता है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत 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 है तो बोलो ना। ठीक है ना? चलो भाई, इस पे बेस जरा कुछ गर्मा गर्म सवाल करते हैं।
ताकि हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो इस टॉपिक को लेके। एक बॉडी है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास जो है वो 10 kg है, ठीक है। इस पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इनिशियली ये रेस्ट पे है। फाइंड द, वाह यार सर पहला ही सवाल इतना अच्छा करा दोगे आप। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड्स। भाई 2 मिनट है तुम्हारे पास, ट्राई कर लो फिर मैं बताऊँ। 2 मिनट तुम्हारे पास, सोचो, ट्राई करो, क्वेश्चन नोट करो, ट्राई करो और फिर अपन बताएंगे, डोंट वरी। फोर्स ऑन द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड्स निकालना। अब कैसे निकालना है इस तुमको सोचना। फोर्स पता है, मास पता है, इससे मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा। एक्सेलरेशन पता है, टाइम वेलोसिटी निकालनी है। अगर मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज कर लूँ तो u तो 0 है, a की वैल्यू निकाल चुका हूँ, t पता है। मैंने क्या बोल दिया यार। नहीं नहीं, मैं अपने से, मैं खुद से बात कर रहा हूँ, तुम लोगों से नहीं। खुद से कर रहा बात हूँ मैं, खुद से कर रहा बात, खुद से कर रहा बात हूँ मैं, खुद से कर। नाइस है, शुभम ने 5 मीटर पर सेकंड बोला है आंसर। और बोलिए। सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी का, सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन का रंग बदल लीजिए ना सर, ये लीजिए। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, क्योंकि अब बराबर एम ए होता है। 10 अपॉन मास कितना है, 10। कितना हो जाएगा बेटा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ए आ गया तो वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा, एक्सेलरेशन v इज इक्वल्स टू क्या होगा, u प्लस ए टी। अच्छा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब हर सेकंड वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, वेलोसिटी विल चेंज बाय 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या हो गई 0, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इंटू टी की वैल्यू कितनी रखी है 5। ये लो भाई, तो आंसर आ गया 5। और इस तरह से, ये तो फॉर्मूले से तरीका हो गया, फॉर्मूला वाली अप्रोच, फॉर्मूला अप्रोच। और अगर तुमको ओरल अप्रोच करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगी जल्दी से बताओ। कि अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब हर सेकंड वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड चेंज होगी। 2 सेकंड में कितनी चेंज हो जाएगी, 2। 3 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 3। 4 सेकंड में हो जाएगी 4। 5 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 5। तो ओरल अप्रोच क्या है, 5। मजा आई तो ठोको यो सर, मजा आई तो ठोको यो जल्दी से सर। सर कोई गली नहीं सर, आ गई भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फास्ट यो चाहिए भाई, स्लो यो हुआ मतलब कम समझ में आया। स्लो रिस्पॉन्स किया मतलब कम समझ में आया। फास्ट रिप्लाई किया मतलब सब आ गया। सर आगे बढ़ो सर। चलो अब देखो एक एग्जांपल और देखो। ये एक बॉडी है, इस पे एक F1 फोर्स लगा, एक F2 फोर्स लगा और एक F3 फोर्स लगा। और बॉडी का मास जो है वो सपोज करो 10 kg है। बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। F1 की वैल्यू है 20 न्यूटन, F3 की वैल्यू है 10 न्यूटन, F2 की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ F2। शुरू हो जाओ भैया, फिर से 2 मिनट है तुम्हारे पास। F2 की वैल्यू निकालनी है।
ओ राम। बॉडी इधर जा रही है मतलब नेट फोर्स इधर होगा, और नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा माँ के बराबर होती है। आपकी मैंने क्या बोल दिया कैमरे। सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल अप्रोच है। ये बॉडी है, बॉडी पे जल्दी से बताओ नेट फोर्स कितना लगेगा। अगर बॉडी इधर जा रही है तो नेट फोर्स किधर है, राइट की तरफ है लेफ्ट की तरफ है? राइट की तरफ है। नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 माइनस F3। लगता है जेल में सुरंग बनने वाली है। क्या होगा, नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है रे, ma के बराबर। मुझे F2 की वैल्यू निकालनी है, तो F2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ma, F3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस F1। अरे यार सब तो पता है, मास की वैल्यू 10, a की वैल्यू 5, F3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 20। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो, 50 प्लस 10 60 माइनस 20 40 न्यूटन। 40 न्यूटन इज द आंसर। बात समझ में आई ब्रो? समझ में आया? अभी हम लोग इसके इस पे जब क्वेश्चंस करेंगे और तो और को प्रैक्टिस होगा। इतने फंडामेंटल्स क्लियर रखो। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो फिर अभी एक लॉ और है, इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन अभी एक लॉ और है, दैट इज जो सबको पता है, जो सबको पता है वो है बेटा, जो अगर कोई भी लाइव क्लास के थ्रू अगर कोई भी नेटवर्क इश्यूज के चलते चला आता है चला जाता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। यू कैन वॉच द लेक्चर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम n टाइम्स इन आवर यूट्यूब चैनल। तो प्लीज कोई दिक्कत नहीं, अभी तुरंत 15 मिनट में लेक्चर यूट्यूब पे चला जाएगा। आप लोग अपने चैनल पे जाके जरूर उसको देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है? चलो इधर देखो, न्यूटन थर्ड लॉ देख लेते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है जल्दी से बोलो। सबको पता होता है, बच्चे बच्चे को पता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला न्यूटन्स थर्ड लॉ। बिल्कुल सही। एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन। एवरी एक्शन, तुम मुझे दूध दो मैं तुम्हें खीर दूंगा, लेकिन कश्मीर मांगोगे तो मैं तुम्हें चीर दूंगा। बिल्कुल वैसा ही लॉ है न्यूटन थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऑपोजिट रिएक्शन, समझ में आया? अच्छा, एवरी एक्शन ऐसे सर, ये कैसे सर, हमें किसी ने सर मम्मी ने थप्पड़ मारा तो हमको थप्पड़ लगा ना, मम्मी को नहीं लगा? नहीं बेटा, ये सोच सोच की बात है। अगर तुमको मम्मी ने थप्पड़ मारा तो तुम ये कह दो कि मम्मी मैंने गाल से आपके हाथ पे मारा। बात एक ही है, समझ में आया? तो एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर तुम किसी भी बॉडी पे, जैसे मान लो तुम यहाँ पे हो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? इस पे छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ तुमको कि मान लो ये है, ठीक है, और ये एक ब्लॉक है, और यहाँ पे तुम खड़े हुए हो and you are pushing the block with the force F.
तुम्हें पता है तुमने ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया? ब्लॉक की बात करो, तुमने ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया? जल्दी से बोलो। एफ। लेकिन उसी इंस्टेंट ने ब्लॉक, अगर तुमने ब्लॉक पे एफ फोर्स लगाया है तो उसी इंस्टेंट पे ब्लॉक ने भी तुम पे एफ फोर्स इधर की तरफ लगा दिया। समझ में आया? तुमने अगर ब्लॉक पे एफ फोर्स लगाया तो ब्लॉक ने भी तुमको इधर फोर्स लगाया। अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो आई कैन से कि दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन। कोई दिक्कत बच्चों? ये है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन के तीनों लॉ आज हमने डिस्कस किए हैं। अभी हम लोग और भी एनएलएम क्लास 9 में बहुत लिमिटेड है बच्चों। हम लोग इतना पढ़ के क्लास 9 के थोड़ा सा एनटीएससी ओलंपियाड के क्वेश्चंस करेंगे, अपने आप का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा बच्चों। और अगर लेक्चर समझ में आया तो प्लीज डू शेयर दिस लेक्चर अमंग्स योर फ्रेंड्स, ताकि शेड प्लस आपका लोकल का सबसे अच्छा डिजिटल चैनल बन पाए, यूट्यूब चैनल बन पाए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय। #shed never stops।